Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are continuing the subject that is retail marketing and communication and the lecture is part number 2। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिटेल क्या होता है, रिटेलिंग क्या होता है, रिटेलर कौन होता है। आज डिस्कस करेंगे आगे रिटेलिंग के फॉर्मेट्स क्या हैं, उनको हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले है फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप की फॉर्म को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। अ रिटेल बिजनेस लाइक एनी अदर टाइप ऑफ बिजनेस कैन बी ओन्ड बाय सोल प्रोप्राइटर। देखो रिटेल बिजनेस सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है या कॉरपोरेशन के द्वारा चलाया हुआ, पार्टनर के द्वारा चलाया हुआ कॉरपोरेशन भी हो सकता है। ठीक है। अ मेजॉरिटी ऑफ रिटेल बिजनेस इन इंडिया ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप हैं और पार्टनरशिप के अंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे 1 2 3 4 कैटेगरी बनाई है। इंडिपेंडेंट, चेन, फ्रेंचाइजिंग, कोऑपरेटिव। इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरीके से काम करते हैं। चेन नेटवर्किंग होती है, ये हो गए। फिर इनसे और 3 लोग अपना प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे, फिर और 3 लोग सेलिंग करेंगे। फ्रेंचाइजिंग होती है जब एक कंपनी के द्वारा फ्रेंचाइजी दे दी जाती है दूसरी कंपनी को कि आप इसकी सेलिंग कर सकते हो। कोऑपरेटिव्स होते हैं जब छोटे छोटे इंडिविजुअल मिलके काम करते हैं, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। ऐसे ही स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स में कन्वीनियंस स्टोर, सुपरमार्केट स्टोर, कॉम्बिनेशन स्टोर, हाइपर मार्केट, ये कई सारे नाम दे रखे हैं। इनकी डिटेलिंग आपको नहीं पढ़नी है, बस जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आपको नेम याद रखने हैं कि अगर मैं नॉन स्टोर ऑपरेशन की बात करती हूँ तो होम रिटेलिंग, टेलीफोन रिटेलिंग, कैटलॉग रिटेलिंग और ई रिटेलिंग, ये सारी रिटेलिंग्स वगैरह आएंगी। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्म्स थे बच्चों, जो इम्पॉर्टेंट है वो आएगा आपका व्हील ऑफ रिटेलिंग। ये व्हील ऑफ रिटेलिंग एक मॉडल है। ये मॉडल क्या कहता है, ये एंट्री फेज से शुरू होता है। ठीक है। डिपार्टमेंट स्टोर वॉज अ लो कॉस्ट सर्विस वेंचर। जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो लो होती है। विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो अपनी ट्रेडिंग शुरू करती है। ट्रेडिंग के बाद वो अपने एक अच्छे फेज पे आती है, दैट इज़ वल्नरेबिलिटी फेज। और वल्नरेबिलिटी फेज के बाद वो स्पेशलिटी स्टोर में कन्वर्ट हो जाती है। इट लाइक दिस। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट होता है वो लो एंड से स्टार्ट होता है। इसमें डिस्काउंट वगैरह बहुत सारे इंफॉर्मेशनल ऑफर्स दिए जाते हैं, एडवर्टाइजिंग की जाती है। फिर वो ट्रेडिंग फेज में आता है, देन वो अपनी पीक पॉइंट पे अच्छे फेज पे आता है, वल्नरेबिलिटी फेज, और ये स्पेशलिटी स्टोर हाई एंड पे आ जाता है। जैसे कि समथिंग आपको याद होगा, जब अगर आपने कोई PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा है तो स्टार्टिंग जो होती है वो हर प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन फेज से होती है। इंट्रोडक्शन के बाद वो ग्रोथ स्टेज में जाता है, फिर वो अपने पीक पॉइंट मैच्योरिटी पे जाता है एंड देन वो डिक्लाइन करता है। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात है, लेकिन एनी हाउ ये रिलेट करता है इससे। रीज़न इज़ कि लो एंड से, बिल्कुल इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट कर रहे हो, फिर आप काफ़ी सारे उनको इनोवेटिव आइडियाज़ दिखा रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और कॉम्पिटिटर से। ट्रेडिंग फेज का एक तरीके से आप ग्रोथ स्टेज की बात कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग बढ़ेगी। वल्नरेबिलिटी फेज के अंदर आप बात करते हो मैच्योरिटी की, और फिर वो मैच्योरिटी पे स्ट्राइक अप करता है। यहाँ पे कहीं पे डिक्लाइनेशन की बात नहीं है, लेकिन आप एनी हाउ इन दोनों फेज को रिलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले लो एंड होगा, लो एंड के बाद आपका ट्रेडिंग फेज आएगा, ट्रेडिंग के बाद वल्नरेबिलिटी फेज आएगा, और फिर आ जाएगा स्पेशलिटी स्टोर। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। The same department store set then moves into the vulnerability phase, क्योंकि because it becomes vulnerable to cost, low service। अब हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, पहले कॉस्ट ज़्यादा थी। Such as full line discount stores are category specialist, और फिर आगे वो इंडिविजुअल रिटेलर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसको फेस को आगे बढ़ने में। रिटेलिंग की डिसीज़न की बात करूँ तो काफ़ी सारे डिसीज़न आते हैं इसमें। जैसे सबसे पहले है आपका टारगेट मार्केट। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ कि इसके अंदर मेन जो बिल्कुल मेन है उसके बारे में।
जैसे कि अगर आप टारगेट मार्केट की बात करो तो टारगेट मार्केट में आपको मार्केट की सेगमेंटेशन की बात करनी है। जैसे ये हमारी पूरी कंट्री है, उसको हमने अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स में बांट दिया, ABCD अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए। फिर इन डिपार्टमेंट को हम प्रोडक्ट वाइज बांटेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट X की ज़्यादा अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, यहाँ प्रोडक्ट Y की, यहाँ Z की, और यहाँ मान लो P प्रोडक्ट की। तो इस तरीके से आपकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन हो जाती है मार्केट के हिसाब से, जिसको हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, फिर मार्केट सेगमेंटेशन के बाद आता है आपका मर्केंडाइज मैनेजमेंट। पूरा आप रिलेटेड इसे डिटेल पढ़ लेना, लेकिन क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है तो उसमें मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा रही हूँ, जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि इसके अंदर आप क्या लिख के आओगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ना मर्केंडाइज मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव इसके ये है, हेयर इज़ टू आइडेंटिफाई। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर की वांट क्या है, क्योंकि कस्टमर को सब चीज़ राइट चाहिए होती है। अब ये राइट क्या क्या, इससे प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट थिंग, राइट क्वालिटी, एकदम एक्चुअल आपको राइट चीज़ें राइट जगह पे आपको प्लेस की जाएंगी, तो वो आपका मर्केंडाइज मैनेजमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसमें हम प्लानिंग को कंसिडर करते हैं, मर्केंडाइज प्लानिंग को, उसकी परचेज को, उसके कंट्रोल को। इन तीन चीज़ों की कैटेगरी हम बनाते हैं मर्केंडाइज मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट से आपको ये याद रखना है कि राइट चीज़ें राइट जगह पे जब आप मैनेज कर दोगे सेल्स से रिलेटेड, तो उसको मर्केंडाइज मैनेजमेंट कह दिया जाएगा। आगे बढ़ती हूँ, उसमें स्टोर लोकेशन। स्टोर की लोकेशन देखो बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करती है। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि स्टोर एक ऐसी जगह है जहाँ पे रॉ मटेरियल आएगा, और रॉ मटेरियल एक तरीके से फिनिश गुड्स होके ये कहाँ तक, सप्लायर तक जाएगा। तो इसकी अगर आप एप्रोप्रिएट पोजीशन जब तक आप बनाओगे नहीं, तब तक लोगों को इसके एरिया वाइज, स्पेसिफिक साइट, ट्रैफिक पैटर्न कैसा है, यहाँ पे लोग इजीली असेसिबल है कि नहीं, कॉम्पिटिटर का इसमें क्या रोल है। अब अगर आप वो वाला स्टोर खोलते हो, मान लो जिस तरीके के और भी बहुत सारे स्टोर्स यहाँ पे मार्केट में खुले हुए हैं, और आप वही टाइप का स्टोर वहाँ पे ओपन कर रहे हो, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी उस स्टोर के चलने की कम है। एज़ कम्पेयर टू आप लोकेशन को डिफाइन करोगे कि अगर आप ऐसे स्टोर ओपन करते हो एक मार्केट के अंदर जिस टाइप का स्टोर है ही नहीं, और लोगों को वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उस स्टोर की, तो उस सिनेरियो में आप ये ध्यान देना कि आपकी जो स्टोर की मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी। तो दैट इज़ हाउ स्टोर लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ स्टोर पर्सोनल की बात करूँ तो मैं कस्टमर को बढ़ाना, कस्टमर की लॉयल्टी और कस्टमर के अंदर अपनी एक इमेज इस्टेब्लिश करना, ताकि कस्टमर कभी भी जाए घूम फिर के आपके ही स्टोर में आए। स्टोर का डिज़ाइन किस तरीके का होना चाहिए? आउटलेट बहुत अच्छा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए। डिस्प्ले इस तरीके के होने चाहिए कि उसके अंदर जो अल्टरनेटिव आउटपुट निकल के आए, लोग अट्रैक्टिव आउटले हो वहाँ का। डिफरेंट प्रमोशंस का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, स्टोर डिज़ाइन मीन्स जो अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो एक्सटीरियर शुड बी अट्रैक्टिव एंड इनवाइटिंग, शुड ब्लैंड एंड स्टोर जनरल सराउंडिंग, दूसरी सराउंडिंग को खुद में अट्रैक्ट करे, इस तरीके की आपकी सराउंडिंग होनी चाहिए। स्टोर का डिज़ाइन इस तरीके का होना चाहिए। प्रमोशन आप करोगे, डिफरेंट डिस्काउंट ऑफर करोगे, लोगों को, ट्रैफिक को अपनी तरफ बुलाओगे। ठीक है, डिफरेंट अल्टरनेटिव से आप लोगों की सेलिंग करोगे, चाहे वो पर्सनल कम्युनिकेशन से करो, फेस टू फेस करो। ठीक है, इसमें डिफरेंट दे रखे हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन इज पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर, डिपार्टमेंटल स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर्स, इस तरीके से आप करोगे। और स्पेशल डे के लिए भी आप अलग अलग प्रमोशन कर सकते हो, जैसे चिल्ड्रन डे के लिए अलग, मदर्स डे के लिए अलग, क्रिसमस डे के लिए अलग। जैसे आप कैडबरी चॉकलेट को देखते हो, वो क्या करती है, उसकी कितनी अच्छी एडवर्टाइजिंग वगैरह प्रमोशन रहती है कि जब राखी आती है, रक्षाबंधन की, उनकी अलग एडवर्टाइजमेंट रहती है, मदर्स डे की अलग, वैलेंटाइन डे होता है तो वो लवर्स को उसको डेडिकेट करती है। तो ये क्या है, एक तरीके की एडवर्टाइजिंग है। नाउ क्रेडिट एंड कलेक्शंस। क्रेडिट मीन्स आप उनको वाउचर्स ऑफर कर सकते हो। ठीक है,
और क्या कर सकते हो आप इससे रिलेटेड, ये आपकी पॉपुलैरिटी को जस्टिफाई करता है। रिटेलर आर जनरली वेरी ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट, क्योंकि एडिशनल जब कॉस्ट मिलती है, एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, तो जो कस्टमर है वो वहाँ से ही परचेज़ करना पसंद करता है। और कुछ कुछ आप ऑफ़र्स देखते हो ना क्रेडिट कार्ड को, इस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड को, SBI के क्रेडिट कार्ड को अगर आप यूज़ करोगे तो उससे 15% ऑफ मिल जाएगा, और मतलब डिस्काउंट तो आपको मिल रहा है और ऑफ़र पे डिस्काउंट वगैरह मिलने की और चांसेस होते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड की कलेक्शंस वगैरह को भी जस्टिफाई करता है ना। आगे अगर मैं इसकी बात करूं तो एमर्जिंग ट्रेंड इन रिटेल मार्केटिंग, आजकल जो ट्रेंड्स चलते जा रहे हैं, ठीक है, ये देखो एक पॉइंट लिखा है ड्यूअल इनकम नो किड्स सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स एंड डिमांडिंग कस्टमर इंटरेस्ट एंड कस्टमर सर्विस। तो इसको बता रहा है कि ये ड्यूअल इनकम, डबल इनकम, नो किड्स, सेगमेंट ऑफ कस्टमर एंड डिमांडिंग कस्टमर इंटरेस्ट इन क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है ना। अगर मैं बात करूं कि शॉपिंग मॉल्स, तो आप अच्छे से अवेयर हो शॉपिंग मॉल्स क्या क्या होते हैं, हैदराबाद, चंडीगढ़, गुड़गांव, NCR यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। और यहाँ पे फूड कोर्ट्स भी होते हैं, मल्टीप्लेक्सेस भी होती है, टूरिस्ट की डेस्टिनेशन है, यहाँ पे वीकेंड्स पे अलग ऑफर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फैक्ट्री आउटलेट क्या होती है, कोई रिजेक्टेड माल वगैरह होता है, रिजेक्टेड चीज़ें जो होती हैं, जो बचती हैं, उनको कुछ ना कुछ चेंजेस करके बेच दिया जाता है, तो वो फैक्ट्री आउटलेट के अंदर आता है। फैक्ट्री आउटलेट के अंदर अगर मैं नॉन स्टोर रिटेलिंग की बात करूँ तो नॉन स्टोर retailing has hit several hurdles across the world. One started as a concept of selling से शुरू हुआ था without brick and mortar by book store retailer Amazon, और फिर उसने काफ़ी ज़्यादा इस पे वर्क किया और आज की डेट में इसमें बहुत ज़्यादा नॉन स्टोर रिटेलिंग ने बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकवरी चांसेस की हैं। ना डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑफरिंग के भी अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन है, जैसे कि सिटी बैंक क्या ऑफर कर रहा है, सिटी बैंक इज़ ऑर्गेनाइजिंग टूरिस्ट ट्रिप एंड सेंडिंग मेल ऑर्डर कैटलॉग टू इट्स क्रेडिट कस्टमर। जैसे कि अगर आप मॉल वगैरह में शॉपिंग करते हो या किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे आप शॉपिंग के लिए गए हो, तो वहाँ पे शॉपिंग करने के बाद आपका नंबर सेव कर लिया जाता है और नंबर सेव करने के बाद डिफरेंट ऑफर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑफरिंग। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, आजकल देखते हो टेक्नोलॉजी की अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि वीडियोज़ हैव रिप्लेस्ड कैटलॉग्स एंड कंप्यूटर लिंकेज टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन। वीडियोज़ की जगह पे कैटलॉग्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, वर्चुअल शॉपिंग होती हैं, ठीक है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। मल्टी चैनल रिटेलिंग क्या है, रिटेल स्टोर बेस्ड ऑन कैटलॉग रिटेलर आर प्लेसिंग मोर एम्फेसाइजेस, ज़्यादा एम्फेसाइज दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे, मल्टीमीडिया पे, बिकॉज दे कैन रीच न्यू मार्केट एंड ओवरकम लिमिटेशन पोस्ड बाय ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स। दूसरे फॉर्मेट्स के लिए भी ऑफर्स दिए जाते हैं, तो वो मल्टी चैनल हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इन रिटेल। 3 चीज़ों की बात करती हूँ, नीड, वांट और डिमांड की। नीड का मतलब ज़रूरत, जो कि ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है, जो उसको चाहिए ही चाहिए, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, फूड, एयर, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर, उनको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे ही एब्राहम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी बताई थी, उन्होंने कहा था कुछ स्टेजेस होते हैं जो कि नीड के बेसिस पे होते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स में रोटी कपड़ा मकान यही हो जाते हैं, ये हमारी क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, फूड, ये सब बेसिक नीड्स में आते हैं, वो साइकोलॉजिकल नीड्स है। उसके बाद सेफ्टी चाहिए होती है, एक इंसान को घर रहने के लिए चाहिए कि वो वहाँ पे सेफ फील करे। फिर स्टीम नीड्स आ जाती है आपकी, स्टेटस होना चाहिए आपका। फिर सोशल नीड्स, सोसाइटी से आप वेल कनेक्टेड रहो, सोसाइटी में आपकी एक डिग्निटी पोस्ट रहे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज सेटिस्फैक्टरी पोजीशन, जिसके बाद आपको वो होते हैं ना कि अब सब कुछ पा लिया, अब हमें और कुछ भी डिमांड नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में इसके अंदर आता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के आओगे आप तो बात बन जाएगी आपकी। नाउ वांट्स की बात करूं तो वांट्स आर डिजायर्ड फॉर स्पेसिफिक सेटिस्फायर। जो वांट्स है
उसको हम स्पेसिफिक सेटिस्फायर की, मेरी वांट अलग होगी, आपकी अलग होगी, तो वो अलग अलग पर्सन की वांट अलग अलग हो सकती है। और डिमांड का मतलब होता है जब मैं वांट को कन्वर्ट कर दूं विलिंगनेस, मीन्स किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए मेरी मन भी है और मैं उसको ख़रीदने की एबिलिटी भी है मेरे अंदर, और मैं उसको परचेज भी कर रही हूँ, तो वो आ जाती है मेरी डिमांड में। डिमांड आर वांट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट आर बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय दैम, ठीक है, तो उसको हम डिमांड कहते हैं। वांट क्या हो गया, जो कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से की जाती है, जैसे नीड, प्री एग्जिस्टेड वांट्स कैन बी क्रिएटेड। डिमांड स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जाएगी, लेकिन उसमें एबिलिटी और विलिंगनेस, मीन्स मेरी मर्जी भी है बात चीज़ को ख़रीदने की, और मैं लायक भी हूँ उसको ख़रीदने के। नाउ प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट इज़ ऑफर, नीड और वांट, जिस ज़रूरत पूरी हो सके या तो आपको डिमांड किया जा सके, वांट या तो चाहिए, है ना, तो वो प्रोडक्ट। कोई भी चीज़ जो ऑफ़र की जाती है मार्केट में, कोई भी चीज़ जो ऑफ़र की जाती है मार्केट के अंदर, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। नाउ पर्सन कौन हो सकता है, सिंगर। प्लेसेस कौन हो सकती है, इसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। गोवा प्लेसेस की मार्केटिंग कर सकते हो, एक्टिविटीज़ की कर सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग की कर सकते हो, आइडियाज़ की कर सकते हो, ठीक है, इन सब की आप मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है, इनसे आप अर्निंग कर सकते हो मार्केटिंग करके, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग मायोपिया मार्केटिंग मायोपिया क्या कहता है, देखो, सेलर हु कंसंट्रेट देयर थिंकिंग, जो सेलर ध्यान देते हैं अपनी थिंकिंग पे, फिजिकल प्रोडक्ट पे इंस्टेड ऑफ कस्टमर नीड। किस पे ध्यान दे रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट पे, फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे, कस्टमर की नीड पे ध्यान नहीं दे रहे, वो मार्केटिंग मायोपिया के अंदर आते हैं। मीन्स वो सारे सेलर जो कि कंसंट्रेट कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं फिजिकल प्रोडक्ट पे, उसकी पैकेजिंग कैसी होंगी, उसका आउटर लुक कैसा होगा, वो कस्टमर की नीड पे ध्यान नहीं देते, तो एक तरीके से ये उनका नुकसान है। कोक मीन्स, कोक का मतलब बहुत कुछ होता है कंज्यूमर की नज़र में, समथिंग टू ड्रिंक, it has become an American icon with a rich tradition and meaning। एक्सचेंज क्या है, कोई भी चीज़ ए के बदले बी, वो एक्सचेंज है, इन रिटर्न ऑफ समथिंग। अच्छा, कम्युनिकेशन या एक्सचेंज में दो पार्टी की ज़रूरत होती है। मैं खुद के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकती कि मैंने खुद को ही पैसे दिए और मैंने खुद से सामान खरीद लिया, इट डजंट वर्थ द थिंग, ठीक है। ईच पार्टी इज केपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी, हर एक पार्टी डिलीवरी के लिए केपेबल है, ठीक है। ईच पार्टी इज फ्री टू एक्सेप्ट, हर एक पार्टी या तो एक्सेप्ट कर सकती है या तो रिजेक्ट कर सकती है चीज़ों को। हर पार्टी बिलीव करती है और उसकी मर्जी है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन इज़ अ ट्रेड ऑफ वैल्यूज़ बिटवीन टू और मोर पार्टीज़, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में जब ट्रेड किया जाता है तो वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। ये टाइम ऑफ एग्रीमेंट और प्लेस ऑफ एग्रीमेंट के बीच में आता है। टाइम मतलब एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए और एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो बोला जाता था प्राइस वगैरह भी होता है, लेकिन अब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली मेंटेन किए गए हैं। वैल्यू सेटिस्फेक्शन कोर कॉन्सेप्ट, एक सेकेंड बच्चों मैं देख लूँ और कितना है आपका। चलो अभी इसके अंदर और है तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे और इसमें हम लोग कवर करेंगे कौन कौन सा टॉपिक, एक तो वैल्यू सेटिस्फेक्शन, और कवर करेंगे कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और न्यू जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको भी। तो तब आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।